अतमजीत सर, मैं थोड़ा अखिलेश से, जो अखिलेश जिस चीज का दावा करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, मैं थोड़ा उसकी बात कर लूं आपसे। पीडीए के जो फॉर्मूला था जिसको लेकर के ये इंडिया गठबंधन बनने से पहले से उसका उस बारे में दावा करते आ रहे हैं। एक बार की गठबंधन के नाम को लेकर के भी इन्होंने पीडीए को काफी प्रमोट किया था कि पीडीए ही नाम हो जाए उस गठबंधन का, लेकिन वो नहीं हो पाया। इंडिया हुआ, वो एक लार्जर पिक्चर उसकी बनाई गई इंडिया के रूप में। सर, ये लगातार राहुल गांधी जो है, जो जाति जनगणना का मुद्दा था उसको उठा रहे हैं। उसके बाद से एक अलग तरीके का तेवर देखा जा रहा है अखिलेश यादव का, जब से जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी के द्वारा उठाया जाने लगा। तो सर, संक्षेप में मैं एक चीज समझना ही चाहता हूं कि ये जो जाति जनगणना की बात है, उत्तर प्रदेश का एक सिनेरियो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में जो वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, वहां तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या इस तरीके के जो दूसरे राज्य हैं, क्या वहां पर भी ये उतना ही बड़ा महत्व निभा पाएगा, उतना ही बड़ा रोल प्ले कर पाएगा जितना बड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार और इससे लगे हुए क्षेत्रों में करता है ये? या जाति जितना महत्वपूर्ण है, क्या उन क्षेत्रों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है? और क्या यही वजह है कि पीडीए के साथ जो फॉर्मूला जो वो लेकर के बढ़ना चाह रहे थे, अब जाति जनगणना से मांग की वजह से वो मुद्दा इनसे अलग होता जा रहा है, इस वजह से ये सारी बौखलाहट है? इसके रिएक्शन के तौर पर इसको समझा जा सकता है? जी नमस्कार राम प्रकाश राय जी और तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जहाँ तक जाति जनगणना की और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसको आप पीडीए कहते हैं, की बात है, ये मामला तो सन 1960-65 के दशक से चला आ रहा है। राम मनोहर लोहिया ने इसकी कवायद की तो उस समय उन्होंने कहा कि आज लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, पर आने वाला समय जो है वो इसकी बात करेगा और सामाजिक न्याय की बात करेगा। सामाजिक न्याय की परिभाषा इलेक्शन दर इलेक्शन बदलती रही है। कांग्रेस की विचारधारा सेक्युलर थी, सोशलिस्ट थी, शुरू से रही है और जवाहरलाल नेहरू के समय से इसका अनुदान रहा। इंदिरा गांधी ने भी उसको, सेक्युलरिज्म को, सोशलिज्म को, और राष्ट्रीय तौर पे उन्होंने ये कहा कि सब एक है, हिंदुस्तान एक है और सबको साथ मिलके चलना चाहिए। पर बहुत ज्यादा इसका जाति विषय पे डिस्कशन, डिस्कोर्स या जनगणना को उस आधार पे कभी पब्लिक नहीं किया गया। जब 70s में हुई, 80s में हुई, 2011 में तो कांग्रेस की सरकार थी, तो जाति जनगणना की जो चीजें थी कि कितना ओबीसी समाज है, क्या है, जाति समीकरण में तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ये मैं जरूर कहूंगा कि कपूरी ठाकुर की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें भी यही बातें लिखी थी कि बैकवर्ड कास्ट में भी फॉरवर्ड, अपर बैकवर्ड कास्ट हैं और अति पछड़े, जिसको ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, वो भी कैटेगरी है। अब जो कि बिहार का जाति जनगणना हुई, उसमें ये पता लग गया कि 50% आरक्षण की जो आपने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींच रखी है, एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, उस लक्ष्मण रेखा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एबीसी ओबीसी मिला के हैं उनकी जनगणना करीब 65% है और उस 65% में भी जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनमें 33 से 35% लोग हैं जिनकी आय 6,000 रुपए से कम है। एससी समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में ये परसेंटेज 44% हो जाती है। कुल मिलाकर देश की, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरीके की जनगणना है कि 94 लाख लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 6,000 की गरीबी रेखा मानी जाती है, ये कहते हुए कि एक परिवार में 5 या 6 सदस्य होंगे। अर्बन पॉवर्टी का जो रेशियो है वो 1,000 रुपए प्रति पर्सन आय प्रति मंथ को पुअर माना गया है वर्ल्ड बैंक कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी जो रूरल पुअर की आती है वो 816 रुपए आती है। तो 1,000 रुपए के हिसाब से अगर 5 लोगों के 6 लोगों का अगर परिवार है और 6,000 रुपए उसकी मासिक मंथली इनकम है, तो उसको आप गरीब मानेंगे। तो ये एक जनगणना जो बिहार की हुई उसने ये बता दिया। अब आ जाते हैं अखिलेश यादव जी पे। अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ यादव मुस्लिम पॉलिटिक्स पे रही। 29% वोट उनको असेंबली इलेक्शन में मिला, बीजेपी को अच्छी टक्कर दी, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस खड़ी नहीं थी और कांग्रेस ने लेट शुरुआत की। तो लेट शुरुआत करने से उनको नुकसान हुआ। जो उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया वो उतना प्रभाव नहीं डाल सका। और महिला आरक्षण का मुद्दा उस समय ज्वलंत नहीं था। अब तो खैर पार्लियामेंट में वो पास हो गया है, तो महिला आरक्षण का मामला जो है वो भी अब जो है मेन स्ट्रीम में आ गया है। अब ओबीसी या सामाजिक न्याय जनगणना, जिसमें एससी, एसटी, दलित, ट्राइबल सब आ जाते हैं। आपने देखा तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं
चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, वो एक दूसरे को, ऑपोजिशन और सरकार जो है एक दूसरे को आउटडू करने के लिए तमाम तरह की स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, 3500 रुपये देंगे, जो 8000 रुपये मुआवजा पर एकड़ मिलता था किसानों को, 10,000 रुपये मिलेगा। जहां 10 मिलता था वहां तेलंगाना में 15,000 है। तेंदुपत्ते में जहां 4,500 रुपये मिलता था उसको 5,500 6,000 कर देंगे। धान का रेट जो आज की डेट में छत्तीसगढ़ में 2500 का है, 2640 हो गया है, वो कह रहे हैं जल्दी 3,000 रुपये हो जाएगा। और तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो है वो चंद चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को बेचा जा रहा है, जिससे रोजगार के साधन कम हो रहे हैं, लघु उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे कॉर्पोरेट्स बंद हो रहे हैं, छोटे कंपनीज बंद हो रही हैं, सिर्फ बड़ी कंपनियां रह जाएंगी और सबको नौकरी करने पे मजबूर किया जाएगा, ये कहना है सबका। इसको अगर इलेक्शन के मुद्दे से देखें तो जो फार्म लोन्स जो वेव ऑफ किए गए, जो हिमाचल में कहा गया कि जो किसान के कृषि के जो वहाँ के सेब के व्यापारी थे, उनका जो सेब के जो किसान थे उनका रेट सही नहीं मिल रहा था, क्योंकि अदानी साहब सस्ते में सेब खरीदते थे, कोल्ड स्टोरेज में डालते थे और ज्यादा दाम पे बेचते थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक तो सेब का दाम ठीक करेंगे, एक ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम पे उनको बहुत अच्छी लेवरेज मिली हिमाचल में, और यही उन्होंने हिमाचल के बाद उन्होंने कर्नाटक में 40% सरकार के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। और अब जो बात कांग्रेस की आ रही है, वो जो तमाम मुद्दे हैं 1:1 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वो यही है कि ओपीएस हम वापस ले आएंगे, किसानों को धान और गेहूं की माकबूल कीमत देंगे, गेहूं का रेट जो आज की डेट में 2200-2250 रुपये उसको 2600 कर देंगे। अब ये भी कई हलकों में आवाज आ रही है, मैं कई प्रेस नोट्स पढ़ रहा था और कुछ प्रेस आर्टिकल्स पढ़ रहा था पिछले 2 दिन में, वो ये कहते हैं कि जो कृषि क्षेत्र में कर्जा माफी की और एमएसपी देने की बात कांग्रेस की पार्टी ने की है मध्य प्रदेश और खासकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसका व्यापक असर लोगों की, क्योंकि आप अगर धान का और गेहूं का रेट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर इन स्टेटों में, जैसे कि मैंने पहले प्रोग्रामों में कहा हुआ है, 40 से 45% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है और 20 से 25% जीडीपी उस स्टेट की एग्रीकल्चर से संबंधित है। अगर बैड मानसून होता है तो जीडीपी स्टेट की कम होती है, अच्छा मानसून होता है और टाइम पर उर्वरक और बीज अगर किसान को मिलते हैं तो जीडीपी अच्छी होती है। तो क्योंकि 45% वर्कफोर्स कृषि से संबंधित है, तो अगर एमएसपी समय पे दे दी जाएगी और सही तौर पे स्वामीनाथन कमीशन पे C2+50 फॉर्मूला पे दी जाएगी, तो ओबीसी की जाति जनगणना वाला मामला जो है वो सेकंड बेस्ट होगा, फर्स्ट बेस्ट तो यही है। क्योंकि आज की डेट में भूमिहार हैं, खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, वो सब इन्हीं, अगर आप उनकी जाति जनगणना करा लें तो 90% लोग इसी समाज से आते हैं, चाहे वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट से हैं जिनकी एजुकेशन लिमिटेड है, चाहे वो ओबीसी समाज की कुछ क्रीमी लेयर्स हैं जिनको आप कहते हैं आरक्षण के 2 जनरेशन से आरक्षण की सुविधाएं मिल चुकी हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं। दलित समाज में भी अगर क्रीमी लेयर मानी जाए तो जाटव्स कहा जाता है कि एससी एसटी समाज में जो बीएसपी के समर्थक हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं उस समाज से। और अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में अशराफी जो हैं जिनको कांग्रेस ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया जब उनकी सरकारें रही 30-35-40 साल, और जब बीजेपी की सरकार आई तो कई मुस्लिम उलेमा लीडर्स जो वहां के क्रीमी लेयर के माने जाते हैं, उन्होंने बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट किया। अभी जहां जहां गवर्नमेंट रहेगी, जहां जहां उनका रहेगा, वो लोग वहां रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो लोग आज की डेट में बीजेपी की गवर्नमेंट के भी सपोर्टर्स हैं उन अशरफियों में। तो माना ये जाना चाहिए कि जाति जनगणना क्या वो सामाजिक न्याय दिला पाएगी जिसकी परिकल्पना राम मनोहर लोहिया ने की थी, या कांग्रेस के लिए सिर्फ ये एक वोट बटोरने की वो बन जाएगी। अगर यही बात अगर आप मोदी जी से सुने तो मोदी जी कहते हैं तो रेवड़ियां बांटते हैं, और हालांकि उन्होंने खुद ही कह दिया विदाउट कैबिनेट में पास कराए, जिसका संज्ञान अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई चिट्ठी लिख के वार्ता भी नहीं करता कि इसका भी संज्ञान लीजिए कि कैबिनेट कमेटी में आपने पास नहीं किया और आपने कह दिया हम 5 साल फ्री राशन देंगे। ये अमित शाह मोदी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि बगैर कैबिनेट में पास कराए, बगैर उसका कोई प्रावधान करे, इलेक्शन मीटिंग्स में वो अनाउंस कर देते हैं कि हम अगले 5 साल फ्री राशन देंगे पूरे हिंदुस्तान को 80 करोड़ लाभार्थियों को। एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि ये जो 80 करोड़ लाभार्थी हैं, ये लाभार्थी क्या उन 50% या 65% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उनको मद्देनजर रखते किया गया है? अगर आप उनकी सोचें तो जो लाभार्थी हैं 80 करोड़, अगर आप उसका आकलन करें या उसका ऑडिट कराएं तो आपको लगेगा कि 80 करोड़ लाभार्थी में तो 35 करोड़ लोग या 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं, जो अनाज को बेच के अपना
दारू वारू खरीद लेते हैं या कुछ और उसका खर्चा कर लेते हैं। उनको अनाज चाहिए नहीं, फिर भी उनको 5-5, 10-10 किलो अनाज पर पर्सन मिल रहा है। तो ये अनाज बांटने की राजनीति, क्या ये सामाजिक न्याय है? क्या अनाज बांटने से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? क्या अनाज बांटने से क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए बीजेपी की सरकार को। और जी कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन है, कांग्रेस पे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि आपके साथ अब कल का मैं आपको बता दूं, चित्रकूट में या कौन सी जगह पे मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने का काम कर रही है और विश्वसनीय नहीं है। हमने उनसे इतनी सीटें मांगी, उन्होंने हमें एक सीट कहा और हम अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। राजस्थान में भी जयंत चौधरी की आरएलडी ने पिछले इलेक्शन में 2018 में 5 सीटें लड़ी थी, उन्होंने कहा हमने 5 मांगी और हमें सिर्फ एक ऑफर की गई। तो अखिलेश यादव का कहना है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये हम लोग को धोखा देंगे। तो उन्होंने धोखा वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा 80 साल के आदमी से। और अखिलेश यादव पहले भी कुछ ऐसे बयान देते रहे हैं बुजुर्गों की वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कहते 80 साल के आदमी से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, वफा की उम्मीद क्यों करते हो? तो कहीं ना कहीं मुझे अखिलेश यादव जल्दी में लग रहे हैं कि इन 5 स्टेटों के इलेक्शन से पहले ही ये तय हो जाए कि 65 सीटें मैं उत्तर प्रदेश में लड़वाऊंगा और मैं तय करूंगा उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का क्या गठबंधन रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमें पूछा नहीं गया। पर वो ये भूल जाते हैं, जैसे कि ओम सैनी साहब ने कहा, कि ये 1:1 की लड़ाई है, ये फासिज्म से लड़ाई है। इसमें लड़ाई में कहीं फायदा, कहीं नफा, कहीं नुकसान, कहीं झुकना पड़ेगा। और इतने कोई एमएलए ना मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के थे या राजस्थान में जयंत चौधरी के हैं कि उनको अगर एक सीट से ज्यादा दी जाएगी तो वो नाराज हो जाएंगे। तो ये नाराजगी उनकी जो है वो स्वयं क्रिएटेड है, अपने काडर के लिए है या अपने काडर को बचाने के लिए कि ये काडर हमारा हमसे छूट ना जाए। कहीं ये ना हो कि हमारे लोग जो हैं वो कांग्रेस ही ज्वाइन कर ले मध्य प्रदेश, राजस्थान में, हमने जो मेहनत की है स्टेट्स में वो पूरी ना हो। मुझे लगता है अखिलेश यादव अगर खाली उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे और सिर्फ यादव मुस्लिम पॉलिटिक्स से बाहर आकर जो एक ईबीसी कैटेगरी की बात हो रही है, जो जाति जनगणना की बात हो रही है, जो दलित समाज के लोगों की बात हो रही है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फिगर भी वर्ल्ड बैंक से आती है 6,000 रुपए, ये कोई सही फिगर नहीं है। इसको अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी से आंकेंगे तो देश में आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे जो अपने साधन नहीं खरीद सकते या अपना लालन पोषण या बच्चों को एजुकेट नहीं कर सकते और इसीलिए उस विशेष सर्कल से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जी अगर पॉलिटिक्स को, और लास्ट में मैं ये कह के खत्म करूंगा कि जो पॉलिटिक्स है वो सेवा के लिए है, वो पूजा अनुष्ठान के लिए नहीं है। आपने संगोल की राजनीति की, आपने पार्लियामेंट में बैठ के बहुत बड़े यज्ञ किए, शंकराचार्य बुलाए, जहां जहां से चारों दिशाओं से पंडित बुलाए और यही अनुष्ठान करके दिवाली पूजा करके कहते हैं लोक सेवा होगी, जन सेवा होगी। जन सेवा होती है लोगों की सेवा करना, जन सेवा होती है लोगों के मुंह में रोटी डालना, जन सेवा होती है जिसके घर में दिया नहीं जलता उसके घर में दिया जलाना, जहां अंधकार है उसको 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 रोशनी से उज्जवल करना, ये होती है जन सेवा। और जन सेवा और पॉलिटिक्स के मायने पिछले 20 साल में इतने बदले हैं कि अब तो लाखों करोड़ों रुपए की बातें जब होती हैं तो ऐसा लगता है ये तो पूंजीवाद ही हो रहा है, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। और इसमें लोगों की जन नीतियों की बात नहीं हो रही, इसमें ये बात हो रही है कि फलाने की गवर्नमेंट आएगी तो उसको फायदा हो जाएगा और अगर मान लो इसकी गवर्नमेंट आएगी तो इन लोगों को फायदा हो जाएगा। तो दो धड़ों में बट के रह गया है देश। आतंकजीत सर, बस चलते चलते बहुत संक्षेप में एक जवाब, चूंकि समय हम लोग का पूरा हो गया है। जो अभी अजय सर ने अपने शुरुआत वाले उसमें एक जिक्र किया था अमित शाह के बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा और बसपा को आप आगे बढ़ाइए, कांग्रेस स्वतः जो है वो कमजोर हो जाएगी। जब इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो देते हैं और अखिलेश जो है इतनी जल्दी में यहाँ जो है बैठक कर लेते हैं, लोकसभा में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्या आपको लगता है कि इन परिस्थितियों के बाद, जो परिस्थितियां अभी बनी हैं और जितनी चीजों का जिक्र अजय शुक्ला सर ने किया अभी, इसके बाद भी ये माना जाए कि लोकसभा के चुनाव में ये 65 लड़े या 80 लड़े, क्या मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? ये स्थिति बन पाएगी इनकी चुनाव लड़ने की? आपकी बात का, सवाल का जवाब जो है अजय शुक्ला जी की बात को बढ़ाते हुए कहता हूं कि अगर लालू यादव जो हैं वो रथ न रोकते, गोविंदाचार्य और लालकृष्ण आडवाणी का जो राम मंदिर का रथ यात्रा निकला था, जिसमें अशोक सिंघल के खुद बयान है कि 650 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया राम मंदिर बनाने के लिए, और वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक नहीं पता लगा। अशोक सिंघल भी अब नहीं रहे। और मुलायम सिंह यादव एक अकेले सीएम थे जिन्होंने उस टाइम पे कार सेवकों पे गोली चलाई थी, इसीलिए वो मौलाना मुलायम का।
मौलाना मुलायम ने ये नहीं सोचा था कि अगर ये गोली चलेगी तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा कि बीजेपी को होगा। लालू यादव ने ये नहीं सोचा था कि जब मोदी की सरकार आएगी तो मुझे इतने साल जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने अपना कर्तव्य किया पूरा, और कर्तव्य निष्ठा ही आपकी पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। इसी का जवाब देते हुए अखिलेश यादव को अपने पिताजी से और लालू यादव की पॉलिटिक्स से बहुत कुछ सीखना बाकी है। तेजस्वी यादव जो है वो ट्रेंड है अपने फादर के नीचे, वो ऐसी कोई बात नहीं करते, वो कभी नहीं कहते कि राहुल गांधी कौन है या प्रियंका गांधी को वो चैलेंज करते हैं, वो समझते हैं पॉलिटिक्स को। आज बैठे बैठे वो सीएम बने, चाहे वो नीतीश कुमार ने उनको बनाया हो या लालू यादव की परस्ती में वो बने हो, एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह वो बिहार की सत्ता को संभाल रहे हैं। अखिलेश यादव को बहुत दूर चलना पड़ेगा। मुझे लगता है अखिलेश यादव बाहर से पढ़ के आए और सडनली 40 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी स्टेट के वो सीएम बन गए, तो वो अपनी कर्तव्य निष्ठा भूल गए और उनको उस पोजीशन की जो जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए थी उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो नहीं समझ पाए। और इसी वजह से उनके आनंद फानंद में या मध्य प्रदेश में और राजस्थान में उनके बयान दिख रहे हैं। और आने वाले समय में अगर अखिलेश यादव अपने आप को सुधार लेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, नहीं तो मुझे लगता है उनका पॉलिटिकल करियर 2024 के बाद समाप्त हो जाएगा। और एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, जहां तक वरुण गांधी और राहुल गांधी की बात आपने कही, आपको पता ही है कि मान लीजिए एक बड़ा ब्रांड अगर मार्केट में लॉन्च हो जाए तो छोटे ब्रांड की वैल्यू खत्म हो जाती है। एक बड़ा आईफोन लॉन्च हो जाए तो दूसरे प्रोडक्ट से मार्केट में प्राइस गिर जाती है। एक चश्मे का ब्रांड बड़ा आ जाए तो दूसरे चश्मे के ब्रांड की वैल्यू गिर जाती है। तो मोदी ब्रांड अब इस तरीके का ब्रांड मार्केट में आ गया है कि उसके आगे गांधी ब्रांड जो है, मोदी ब्रांड खुद सोच रहा है कि मेरे आगे गांधी ब्रांड क्या है। तो ये जब सत्ता जो नशा जो है और सत्ता जब आपके सिर पे चढ़ती है और आपके आसपास के लोग आपको ये बताते हैं आप तो स्वयं भगवान के रूप में पैदा हुए हैं और ये जो आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और जो उनके भाषण भी कल मैं सुन रहा था उसमें वो अगले 50 साल 100 साल की बात करते हैं, वो अगले 5 साल की बात करते ही नहीं है। पहले कहते थे कि नोटबंदी का भी 8 नवंबर को दिन था कि अगर मान लीजिए इसमें कोई नुकसान हो जाएगा तो जिस चौराहे पे कहेंगे मैं खड़ा मिलूंगा। आज वो 2047 की बात करते हैं। तो ये जिस तरीके से गोल पोस्ट बदलते हैं और जिस तरीके से अपनी वो पब्लिक इमेज बनाने में लगे हुए हैं, पब्लिक इमेज बनाने से पब्लिक वोट नहीं देती है, पब्लिक वोट देती समझदारी से, वो देखती कौन आदमी काम करेगा, कौन सत्ता के आड़ में पब्लिक का पैसे का नुकसान कर रहा है या पब्लिक को फायदा पहुंचा रहा है। ये पब्लिक सब जानती है और आने वाले समय में ये आपको देखने को भी मिलेगा। 5 स्टेटों के रिजल्ट के बाद आप देखिएगा किस तरीके से समीकरण बदलते हैं।